हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में का वीडियो है, ये कक्षा 12 का। और इसमें कक्षा 12 में जो आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर होते हैं और ये 10 नंबर का पूछा जाता है। इसको अगर आप सही से कर लेते हैं तो पूरे के पूरे 10 नंबर मिलते हैं। और पहला आपका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आज इस पाठ के जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण 3 गद्यांश हैं उनको पहले हम समझेंगे। उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे, हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो पहला जो गद्यांश यहाँ चुना गया है, जो परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। और बच्चों, ये जो पाठ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पाठ से एक ना एक गद्यांश जरूर आपकी परीक्षा में आएगा। तो पहला जो गद्यांश है इसको हम पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पाठ में राष्ट्र के 3 अंग बताए हैं। पहला है भूमि, दूसरा है जन और तीसरी है संस्कृति। तो ये जो गद्यांश है, ये जो दूसरा अंग है राष्ट्र के स्वरूप का, जन, वहाँ से ये लिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। अर्थात ये जो मातृभूमि है, जो हमारा राष्ट्र है, इसके ऊपर निवास करने वाले जितने भी जन हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब आगे उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र में पृथ्वी हो, भूमि तो हो, लेकिन उस पे निवास करने वाले अगर मनुष्य ना हो तो फिर राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी राष्ट्र बिना मनुष्य के नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन आ रही है। तो आपको पता है जो अंडरलाइन गद्यांश के अंदर जिन भी पंक्तियों की अंडरलाइन की जाती है उसको आपको व्याख्या पूछी जाती है। तो आप अंडरलाइन वाले ये जो अंश है इसकी व्याख्या भी समझ लीजिएगा अच्छे से। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अब यहाँ लेखक का कहना है कि पृथ्वी और जन, धरती भी हो, भूमि भी हो और जन मने उस पर रहने वाले मनुष्य हो, दोनों के सम्मिलन अर्थात दोनों के मेल से ही, दोनों के संयोग से ही राष्ट्र का जो स्वरूप है वो बनता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब यहाँ कहा गया कि जन के कारण, जन अर्थात मनुष्य, मनुष्य के कारण ही धरती पर, राष्ट्र के अंदर, भूमि पर रहने वाले जो जन हैं, जो लोग हैं, उनके कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्रदान होती है। क्योंकि जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं वही राष्ट्र को मातृभूमि कहते हैं। मातृभूमि कौन कहेगा? जो उस राष्ट्र के रहने वाले निवासी हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ पे कहा गया कि पृथ्वी माता है हमारी, क्योंकि हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती माता कहते हैं। और जो जन है, जो उस पे रहने वाले मनुष्य हैं, वो सच्चे अर्थों में ही पृथ्वी के पुत्र हैं। तो माता, हमारा धरती और जन का आपस में जो संबंध है वो माता और पुत्र का है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये श्लोक में कहा गया है कि माता भूमि है और जो पृथ्वी, पुत्रो अहम पृथिव्या, और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। तो भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये इस श्लोक का ये अर्थ है कि भूमि माता है और मैं उस पे रहने वाला जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वो उसका पुत्र है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यहाँ लेखक का कहना है कि जन के हृदय में अर्थात मनुष्य के हृदय में ये जो सूत्र है कि धरती माता है, माता और पुत्र का जो धरती के साथ रिश्ता है वही असली राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, इसी भाव से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया है। अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला इसका प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
तो गद्यांश का पाठ और यहाँ लेखक, दो चीज़ों का नाम देना है। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, यह पाठ और लेखक का नाम आएगा, यह संदर्भ आएगा। तो संदर्भ में भी आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये हमने व्याख्या भी आपको समझा दी है रेखांकित अंश की। अगला, पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है। तो पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा आपको ये देखना होगा कि ये जो पंक्ति है, ये प्रश्न आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है गद्यांश में से। तो आप इसको पहले कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अपने गद्यांश में देखिए कि किस पंक्ति से ये प्रश्न पूछा गया है, उसी पंक्ति में उसका आंसर आपको मिलेगा। तो पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, जन के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ उत्तर होगा जन। पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण प्राप्त होती है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र ने कौन सा तत्व, हमने बताया था कि 3 तत्व इसमें उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, भूमि, जन और संस्कृति। तो इसमें जन के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। राष्ट्र निर्माण के अंकुर किस भावना के आधार पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में इसका आंसर होगा इसी भावना से। तो कौन सी भावना से, कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। इस भावना से ही राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो आपको इस गद्यांश के सारे प्रश्न करने आ गए। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए, हमारा जो गद्यांश है, दूसरा गद्यांश हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को पहले समझते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि पृथ्वी के जो विशाल प्रांगण माने आंगन है, पृथ्वी की जो धरती है, जो भूमि है, उसमें सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। उसमें जितनी भी जातियाँ, हमारे देश में कई प्रकार की जातियाँ रहती हैं, तो सभी जातियों के लिए समान रूप से प्रगति के अवसर, उन्नति के अवसर जो हैं उपलब्ध हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय का अर्थ होता है सब मिलकर, एक साथ मिलकर, सभी जातियां एक साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से अपनी भरपूर प्रगति और उन्नति कर सकते हैं, ऐसा सबको अधिकार प्राप्त है। फिर आपका देखिए रेखांकित आ गया है। रेखांकित की आपको व्याख्या करनी होगी। प्रश्न इसका होगा, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। लेखक का कहना है कि धरती पर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। इसलिए उस राष्ट्र के रहने वाले हर एक निवासी की हमें सुध माने फिक्र करनी होगी, उसको साथ लेकर बढ़ना होगा, तभी हम अपने राष्ट्र की उन्नति कर पाएंगे। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि राष्ट्र मानो एक शरीर है। अगर शरीर का कोई अंग बीमार है तो पूरे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो अधूरा रहेगा। उसी प्रकार राष्ट्र में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, अगर उसमें कुछ लोगों का विकास नहीं होगा, सबको साथ लेकर आगे नहीं चलेंगे, कहीं पर अंधकार होगी, निर्धनता होगी, तो पूरा राष्ट्र जो है उसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि समग्र राष्ट्र में संपूर्ण राष्ट्र को, समूचे राष्ट्र को की जो जागृति है और उसकी जो प्रगति है वो सबकी एक जैसी उदार भावना से, एक जैसी भावना से संचालित होनी चाहिए। अर्थात इस पूरे पैराग्राफ में लेखक का कहना ये है कि इस धरती पर राष्ट्र की भूमि पर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, भाषा के हों, शहर के रहने वाले हों, गांव के रहने वाले हों, हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी हमारे राष्ट्र का सच्चा विकास हो जाएगा। तो अब इसके जो प्रश्न हैं, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम आपका वासुदेव शरण अग्रवाल।
और संदर्भ भी आप इस तरह लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या आपने समझ ली है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सबको एक जैसा समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? तो कहते पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सबको, आप इस प्रश्न को देखिएगा गद्यांश में कि किस लाइन से इसका उत्तर लिया गया है, कहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, वहीं पर इसका उत्तर मिलेगा। तो पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सबको एक जैसा समान अधिकार समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति करने की दृष्टि से प्राप्त है। हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध क्यों लेनी होगी? तो हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध इसलिए लेनी होगी क्योंकि किसी भी जन को छोड़कर कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगला हमारा जो प्रश्न है, समस्त देशवासियों को एक जैसी उदार भावना से क्यों संचालित होना चाहिए? तो समस्त देशवासियों को एक जैसी उदार भावना से इसलिए संचालित होना चाहिए क्योंकि जब हम सभी जातियों को एक जैसे उदार भावना से साथ लेकर चलेंगे तभी राष्ट्र का सच्चा विकास होगा। अब अगला हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है, तीसरा गद्यांश है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। तो ये राष्ट्र के स्वरूप का जो तीसरा अंग संस्कृति है, वहाँ से ये गद्यांश लिया गया है। तो यहाँ पे जंगल का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक, आपने देखा होगा, लताएं होती हैं, बड़े वृक्ष होते हैं और वनस्पतियां, छोटी वनस्पतियां होती हैं, वो एक दूसरे का आपस में विरोध नहीं करते, सब अपनी उन्नति करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से आगे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और उनका आपस में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। उसी प्रकार जो राष्ट्र में रहने वाले जन हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं। देखा हमारे देश में, आपने आप भारत में देखा होगा कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न भाषा भाषी और धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही इस राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से जो जल है वो अनेक प्रकार, जो नदियां हैं अलग अलग दिशा से आती हैं, अलग अलग जगह से बहती हैं, लेकिन अंत में जाकर सब समुद्र में मिलकर एक समान हो जाती हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार जो राष्ट्र का हमारा जीवन है उसमें जो अनेक विधियां हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, वो सारी संस्कृतियां राष्ट्र की एक संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, जाकर मिल जाती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अंत में लेखक यहाँ कहता है कि समन्वय युक्त मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर, सहयोग के साथ जब जीवन जिया जाता है। राष्ट्र के अगर अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो सभी संस्कृतियां आपस में समन्वय के साथ, सहयोग के साथ जीवन बिताती हैं, तो वही राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। अब प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये तो आपको पता चल गया। पाठ का नाम यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसी तरह आप संदर्भ लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आप समझ चुके हैं। आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। जंगल में लता वृक्ष और वनस्पति किस अदम्य भाव के कारण अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं? तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है पहली लाइन से ही। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठे पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? पारस्परिक सम्मिलन। तो हम क्या लिखेंगे? जंगल में लता वृक्ष और वनस्पति पारस्परिक सम्मिलन भाव के कारण अविरोधी स्थिति प्राप्त करती हैं। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्र के जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्रों में रहते? प्रश्न पूछा गया, राष्ट्र के जन किसके द्वारा एक दूसरों के साथ मिलकर, तो कहते विभिन्न
जो संस्कृतियों के लोग हैं, इस राष्ट्र के अंदर विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। इस सहयोग के साथ, समन्वय के साथ जल के अनेक प्रवाह किसके रूप में मिलकर और कहाँ एक रूपता प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने जल वाला पढ़ा, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, वहाँ से इसका उत्तर आएगा। जल के अनेक प्रवाह किसके रूप में, तो नदियों के रूप में मिलकर और कहाँ, समुद्र में एक रूपता प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको ये तीनों जो गद्यांश हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्रश्न उत्तर आ गए होंगे। प्रश्न इसमें पहला और दूसरा प्रश्न सेम होता है, एक ही जैसा होता है। पहले में आपको संदर्भ लिखना है, जिसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और नीचे के जो 3, 4, 5 नंबर के प्रश्न होते हैं आप गद्यांश में से ढूंढ कर लिखेंगे। तो पहले आप उस प्रश्न को देखेंगे कि गद्यांश की किस पंक्ति से वो प्रश्न पूछा गया है और वहीं पर उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।